2024 में हम ठोस मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हवाई सब्जबाग नहीं दिखाएंगे। बेरोजगारी हमारा मुद्दा होगा, महंगाई हमारा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा होगा। थोड़ा इस समय दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पाखंड और झूठ का। हम अकेले लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, ईडी भी है, चुनाव आयोग भी है, और जो देश के बड़े पूंजीपति हैं वो भी हैं। उनकी सर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो सर। ये गठबंधन में हमारे साथ 28 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ 38 पार्टियां हैं। चारों सरकार गठबंधन से बनी है। उत्तर प्रदेश में भी उनके गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी 4-5 पार्टियां उनके साथ हैं। तो गठबंधन तो दोनों तरफ है बात है, वरना क्या ये सच्चाई नहीं है? 38 पार्टी उनके साथ गठबंधन में है। इनकी मीटिंग नहीं हुई थी अभी दिल्ली में, उससे पहले 44 पार्टियां थी, 6 पार्टियां इन्हें छोड़ के चली गई और फिर इन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। 700 किसान उसमें शहीद हुए। जो सरकार 13 महीने तक वो आंदोलन चला, जो सरकार अपने किसानों की आवाज 13 महीने तक नहीं सुनती, क्या उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, हो गई क्या? अब 2024 आ गया। नहीं तो इसे आप उनकी योग्यता कहोगे या अयोग्यता कहोगे कि बिना सोचे समझे पहले बिल ले आते हैं और जब जनता सड़क पर उतरती है तो उसे वापस ले लेते हैं। तो ये तो थूक का चाटना हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनका एक बयान था, बहुत पुराना बयान है, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पूरा देश टैक्स मुक्त हो जाएगा, टैक्स नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टैक्स तो बड़े हैं, जीएसटी ने व्यापार को ठप कर दिया। आज छोटे दुकानदार, कितने छोटे दुकानदार बेरोजगार हो गए, कितने छोटे उद्योग बंद हो गए। नोटबंदी ने और जीएसटी ने, इन दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। नरेंद्र मोदी केवल एक महारत हासिल है उन्हें कि दिन में 5 बार ड्रेस बदलते हैं, नई नई ड्रेस में आते हैं, नए नए मेकअप में आते हैं। वो प्रधानमंत्री जैसे लगते ही नहीं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई फिल्मी कलाकार हो। गेटअप चेंज करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बिजली नहीं मिल रही लोगों को, पानी नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में। आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 4 गुना कर्जा बढ़ गया है, 4 गुना देश के ऊपर। देश के ऊपर ये तो आंकड़े हैं, कोई भी देख। तो राम मंदिर से, राम से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो 22 तारीख का जो सम्मेलन है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सम्मेलन है। तो हम जाएंगे, राम के दर्शन करने जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, सहपरिवार जाएंगे, लेकिन 22 को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि जो सपा पार्टी है वो समाप पार्टी 2024 में होने वाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये केशव प्रसाद मौर्य वही हैं जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हराया है। तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने की। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। 2024 का जो महासंग्राम युद्ध होने वाला है, उसे युद्ध ही हम कहेंगे कि हर कोई पार्टी गठबंधन से लेके सब कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। आखिर बीजेपी को कैसे हराएंगे? हमारे साथ है राजकुमार भाटी जी, जो कद्दावर ने, और उनकी ऐसी बात नहीं है, वो ज्ञान के बुद्धि के दाता भी हैं। उनको इतनी नॉलेज है हर विषय पे लेके, हर आप डिबेट में देखते होंगे, आप टीवी चैनल पर देखते होंगे। हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ ये देखिए, हम उनको बात करने की कोशिश करेंगे और सवालों का जवाब लेंगे और क्या बताएंगे। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि जो सपा पार्टी है वो समाप पार्टी 2024 में होने वाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये केशव प्रसाद मौर्य वही हैं जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हराया है। तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने की। जहाँ तक सवाल है उनके बयान का, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विशेषता बन चुकी है कि वो असभ्य बयान देते हैं, अशिष्ट बयान देते हैं, और इनके मन में विपक्ष के लिए कोई सम्मान नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष से कोई दुश्मनी नहीं होती, शत्रुता नहीं होती। सत्ता को अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को अपना करना चाहिए, और हमें भी सत्ता के लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम हमेशा सम्मान पूर्वक तरीके से ही उनके आलोचना करते हैं, लेकिन ये इस तरह के बयान देके गाली गलौज करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और मैं इनकी बात को, कोई जनता ही गंभीरता से नहीं लेती तो मुझे क्या गंभीरता से लेना? सर गंभीरता से क्यों नहीं लेते हो सर? बीजेपी, आप कोई भी एक वर्ड बोलते हो उसको बढ़ा चढ़ा के इतना तूल पकड़ देती है, जो उनके समर्थक हैं सब लेके। अब राम मंदिर को आप देख लीजिए कि राम मंदिर का
कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश जी बोले थे कि पत्रकारों से बोला था कि पत्रकार किसी के पास कोरियर आया हो भिजवाया जाए, हम जरूर। तो आपको निमंत्रण भी मिल गया है राम मंदिर का, तो आप उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कि आप लोगों को समझा नहीं पाते हो या फिर विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, क्या है सब? देखिए, राम सबके हैं, राम मंदिर सबका है। राम के प्रति केवल हिंदुओं की नहीं, दूसरे धर्म के लोगों की भी आस्था है। और केवल भारतवर्ष नहीं, दुनिया के 100 देशों में राम के ऊपर राम काव्य लिखे गए हैं, रामायण लिखी गई हैं और राम को पूजा जाता है। तो राम मंदिर से, राम से कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो 22 तारीख का जो सम्मेलन है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सम्मेलन है। तो हम जाएंगे, राम के दर्शन करने जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, सहपरिवार जाएंगे। लेकिन 22 को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि मंदिर में जाने की कोई तिथि थोड़ी होती है। मंदिर तो कभी भी आदमी जा सकता है जिसकी आस्था है। तो हमें ना राम से कोई विरोध है, ना राम मंदिर से कोई विरोध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस धर्म की आड़ लेकर जो अपने अपराधों को छिपाना चाहती है, अपनी असफलताओं को छिपाना चाहती है और जनता के असली मुद्दों को छिपाना चाहती है, उन्हें हम बोलते रहेंगे, उन्हें छिपने नहीं देंगे। सर, जो आप मुद्दे बोल रहे हो वो पब्लिक में पूरे नहीं उतर रहे हैं, यहाँ क्या कारण रहा है? आपका संगठन कमजोर है या कहीं ना कहीं कोई खामियां है अंदर जो आप नहीं दिखा पा रहे हो और नहीं पब्लिक के बीच में तार पा रहे हो? महंगाई है, मुद्दा है, और चीज बहुत मुद्दे हैं जिनको आप बोलते हैं, आप बहुत बेवकूफी से देखा है भाई। आप फुल डिबेट में जो भी डिबेट होती है, आप चाहे कोई भी बीजेपी का कितना भी कद्दावर जो प्रवक्ता है, सबको मात देते हो, मतलब सबको एक सही तरीका से समझाते हो और अपने तथ्यों पर समझाते हो। तो हमारे दर्शकों को समझाने की आप कोशिश करें थोड़ा सा। ना तो हमारा संगठन कमजोर है, ना हमारे मुद्दे कमजोर हैं, ना हमारी नीतियां कमजोर हैं, ना हमारा नेता कमजोर है। लेकिन दौर होते हैं, थोड़ा इस समय दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पाखंड और झूठ का। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सत्ता झूठ और पाखंड पे टिकी हुई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। मीडिया 90% मीडिया आज उनके साथ खड़ा है। झूठ, उनके झूठ को भी सच कह के पेश करता है, हमारे सच को भी नहीं दिखाता। तो ये थोड़ा सा दौर है, हम अकेले लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, ईडी भी है, चुनाव आयोग भी है और जो देश के बड़े पूंजीपति हैं वो भी हैं। उनकी सर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो सर। ये नहीं, ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हम अकेले लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके सर, आप अकेले कहाँ हो? आप अकेले कहाँ हो? ये गठबंधन बना है, इतनी सारी पार्टी आपस में मिली है, उनमें आपस में विरोध हो रहा है, सीट वोटिंग को लेके भी, सीट बंटवारों को लेके भी, उसमें भी आपका थोड़ा सा प्रतिक्रिया हमें चाहिए। गठबंधन में हमारे साथ 28 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ 38 पार्टियां हैं, ठीक है जी। और ये दौर जो है भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर है। इस दौर में कोई पार्टी अकेले नहीं लड़ रही। 1990 के बाद जो सरकारें बन रही हैं वो गठबंधन सरकारें बन रही हैं। तो गठबंधन तो उनका भी है और उनकी भी, जो चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 सरकारें रही हो, चाहे 2 सरकार मोदी जी की रही हो, चारों सरकार गठबंधन से बनी है। उत्तर प्रदेश में भी उनके गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी 4-5 पार्टियां उनके साथ हैं। तो गठबंधन तो दोनों तरफ है। सर, गठबंधन पब्लिक को क्यों नहीं दिखता है? आई इंडिया गठबंधन सबको दिख रहा है, आई इंडिया जो गठबंधन बना है वो सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। जहां बीजेपी का गठबंधन है वो आप पब्लिक में क्यों नहीं शो करते हो कि इनका गठबंधन इतना? क्यों नहीं चिल्लाते हो आप जब वो चिल्लाते हैं? तो नहीं, हमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्लाने मतलब मेरा चिल्लाना मतलब कि पब्लिक को क्यों नहीं आप बताते हो? आप कह रहे हो कि पता नहीं चलता जनता को, अब कोई आंख मीच कर चल रहा हो तो अलग बात है, वरना क्या ये सच्चाई नहीं है? 38 पार्टी उनके साथ गठबंधन में है। इनकी मीटिंग नहीं हुई थी अभी दिल्ली में, उससे पहले 44 पार्टियां थी, 6 पार्टियां इन्हें छोड़ के चली गई और 6 पार्टियां वो चली गई जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, जिसमें अकाली दल है पंजाब से, बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, और शिवसेना है महाराष्ट्र से। तो जो बड़ी बड़ी जनाधार वाली पार्टी हैं वो तो बीजेपी को छोड़ के चली गई। अब तो बीजेपी के साथ एक सीट के दल है, वो जो 38 दल हैं उनमें लगभग 15 दल तो ऐसे हैं जिनका खाता ही नहीं खुला कभी, न विधानसभा में न लोकसभा में। 4-5 पार्टी तो ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। तो हमारा गठबंधन मजबूत है और हमारे मुद्दे मजबूत हैं और इस बार 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर, कहीं ना कहीं उनका यो तो नहीं है जो विकसित भारत उन्हें अभियान चलाया हुआ है 2047 का, तो अंतिम व्यक्ति आप बोले कि वो पार्टी हैं जिनमें एक एक उनकी सीट हैं, एक एक वो हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ऐसा तो नहीं है ना उनका श्रेय उनको पूरा मिल जाता है, छोटे को आगे अपना श्रेय बड़ा करना है और जो बड़ी पार्टी है उनको छोटा कर देना है? 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने भारत को पीछे धकेला है, आगे नहीं बढ़ाया। भारत कुछ विकसित नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में। आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 4 गुना कर्जा बढ़ गया है।
4 गुना देश के ऊपर। देश के ऊपर। ये तो आंकड़े हैं, कोई भी देख सकता है। पेट्रोल डीजल जब 65 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था तो इन्होंने कही थी हम 35 रुपए का बेचेंगे, पेट्रोल 100 पे। आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं जो सूट बूट देश में दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कर्जे के पैसे से दिखाई दे रहा है, ना कि कमाई से दिखाई दे रहा है। कहीं सूट बूट दिखाई नहीं दे रहे, लोग भूखे मर रहे हैं। सर रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, पार्लियामेंट बन गया सर, बहुत कुछ काम हो रहा है। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बिजली नहीं मिल रही लोगों को, पानी नहीं मिल रहा। एक दो सड़क कहीं आपको दिखाई दे रही होगी, चलो बनी है, कुछ सड़क बनी, कुछ हाईवे बने हैं। इन्होंने जो है गडकरी जी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी गडकरी जी की प्रशंसा की थी। हाईवे बनाने में गडकरी जी ने अच्छा, सरकार भी कोई अच्छा काम करे तो उसमें ये नहीं है कि हर चीज की आलोचना विरोध करो, हम मानते हैं, लेकिन वो इतना कम है। सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, बैंक बंद हो गए, बड़े बड़े पूंजीपति धन लेके भाग गए। इन्होंने कहा था कि काला धन लेके आएंगे स्विस बैंकों से और हर खाते में 15-15 लाख डालेंगे। स्विस बैंक में काला धन दुगना हो गया और सफेद लेके भाग गए पूंजीपति। ये सरकार पूरी तरह फेल सरकार है। बस इतना फर्क है कि मीडिया इनकी असफलताओं को अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम खुद जाकर जनता में बताएंगे और ये 2024 में हारेंगे निश्चित तौर पर। सर कहीं ना कहीं जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनका एक बयान था, बहुत पुराना बयान है, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पूरा देश टैक्स मुक्त हो जाएगा, टैक्स नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टैक्स तो बड़े हैं, जीएसटी ने व्यापार को ठप कर दिया। आज छोटे दुकानदार, कितने छोटे दुकानदार बेरोजगार हो गए, कितने छोटे उद्योग बंद हो गए। नोटबंदी ने और जीएसटी ने, इन दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। भारत में 20 करोड़ बेरोजगार इन्होंने किए हैं, इन दो, जीएसटी और नोटबंदी ने। नरेंद्र मोदी केवल एक महारत हासिल है उन्हें कि दिन में 5 बार ड्रेस बदलते हैं, नई नई ड्रेस में आते हैं, नए नए मेकअप में आते हैं। वो प्रधानमंत्री जैसे लगते ही नहीं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई फिल्मी कलाकार हो। गेटअप चेंज करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, केवल इस झांसा देने में वो माहिर है। कोई ठोस उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है। मतलब झांसा दे के ही सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी तक जो अभी तक उनके प्रति थोड़ा बहुत लोगों में मोह है या समर्थन है, या वो केवल झूठ और पाखंड के और झांसे के बल पे है। जिन्हें ठोस यथार्थ पता चल गया, सच्चाई पता चल गई है, वे नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। सर 2024 के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जनता से क्या अपील करोगे? 2024 में हम ठोस मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हवाई सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे। बेरोजगारी हमारा मुद्दा होगा, महंगाई हमारा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा होगा, किसान मजदूर की बेहतरी। इन्होंने, मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, हो गई क्या? अब 2024 आ गया। तो इनके फर्जी वाड़े हैं सब, असल में कोई काम नहीं है। सर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बात हुआ था भाई हम रिफिल करके दोबारा उसको कानून बनाएंगे, उसमें कुछ आपको मिला, कुछ हुआ किसानों के लिए? किसान आंदोलन में तो सफलता ये मिली कि वो तीनों बिल वापस हो गए जो सरकार लेके आई थी, जो किसान विरोधी बिल थे। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये उन्हें आतंकवादी बता रहे थे, उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, उन्हें बिके हुए किराए के बता रहे थे, और कह रहे थे किसान ही नहीं है, असली किसान नहीं तो भाड़े के हैं। और फिर इन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। 700 किसान उसमें शहीद हुए। जो सरकार 13 महीने तक वो आंदोलन चला, जो सरकार अपने किसानों की आवाज 13 महीने तक नहीं सुनती, क्या उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? तो ये तो इनकी असफलताओं की कहानी है पूरी। नहीं, कहीं ना कहीं वो असफलता को अपनी मैनेज कर लेते हैं कि अभी ड्राइवर को लेके एक कानून आया था, उसमें पूरा हल्ला हुआ, आपने भी गए, और भर्ती को लेके आप भी गए, उसमें वो कुछ उन्हें रियायत दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले उसको उपद्रव करके और उसको बाद में कूल कर देना, कहीं ना पब्लिक का मन ले लेना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? तो संघर्ष आप करते हो और फायदा उनको मिलता है। नहीं तो इसे आप उनकी योग्यता कहोगे या अयोग्यता कहोगे कि बिना सोचे समझे पहले बिल ले आते हैं और जब जनता सड़क पर उतरती है तो उसे वापस ले लेते हैं। तो ये तो थूक का चाटना हुआ। इसे असफलता कहेंगे या सफलता कहेंगे? ऐसी मूर्खता करते क्यों? पहले सोच समझ के, सबसे विचार करके, सबसे सलाह लेके जब बिल लेके आओ। कोई होमवर्क करते नहीं है, कोई रिसर्च करते नहीं है। नोटबंदी की तो किसी अर्थशास्त्री से सलाह नहीं ली, रिजर्व बैंक के गवर्नर तक से सलाह नहीं ली। किसान बिल लेकर आए तो किसी किसान से सलाह नहीं ली। ड्राइवरों के खिलाफ बिल लेकर आए तो किसी ड्राइवर से नहीं पूछा। तो ये गलत है, ये सरकार की नीतियां गलत है। लोकतंत्र का मतलब है सबकी सहमति से, सबकी राय से सरकार चले। लोकतंत्र का असली मतलब ये होता है। राजकुमार भाटी से बात किया, उन्होंने बहुत विभाग सवालों के जवाब दिए। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करते रहें।